हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आप लोगों को बातचीत, तो जो कि एक निबंध था, आज हम लोग पढ़ेंगे। उसने कहा था सिंगुलेशन, उसने कहा था जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा द्विवेदी और जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। इतना इनका इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन का एक चैप्टर दिया जाएगा जिसमें पढ़ा दिया जाएगा। आगे देखते हैं सर कि कहानी कैसी है। तो ये कहानी दो लोगों की प्रेम की कहानी है। दो लोगों के प्रेम की कहानी है। एक है लहना सिंह और एक सूबेदार। ध्यान से समझिएगा सर। ये कहानी दो लोगों के प्रेम की है, लहना सिंह और सूबेदारनी। ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है? ये कहानी पूरे 5 भागों में बटी हुई है। ये कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। आपसे पहला प्रश्न यहीं से करता है सर कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो कितने भागों में? 5 भागों में कहानी बटी हुई है। ठीक है, जिसमें 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में लड़ाई युद्ध का वर्णन है। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिख देते हैं 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। वाला बात आप क्या समझेंगे कि ये कहानी कितने भागों में बटा हुआ है बाबू? 5 भागों में। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। और इसमें 3 भाग ऐसे हैं जिसमें युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। और ये 5 भागों के 2 भाग जो होती है उसमें कोई युद्ध का वर्णन नहीं है। 3 भाग ऐसा है जिसमें उसने कहा था चैप्टर जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कहा गया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर। स्टार्ट करते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जब गाड़ियां आती हैं तो लोग एक दूसरे को हटाते हैं कि बाबू बगल हो जा, दूर हो जा, चाहे हट जाओ, बगल में ऐसे कुछ कहा जाता है। लेकिन देखिए, अब बड़े बड़े शहरों में इनके गाड़ी वाले के जवान से पड़ोस में जिनके पीठ छिल गई है, कान पक गए हैं, उसने हमारी प्रार्थना की अमृतसर के बमकाट वालों की गोली के मरहम लगा करे। कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि लोग बहुत सारा भद्दी बातों से बोला करते हैं, लेकिन अमृतसर जो एक शहर है वहां पर बहुत अच्छे से बोला जाता है। जैसे आप गाड़ी के सामने आ जाते हैं, कोई गाड़ी के सामने आ जाता है तो उसको कहते हैं अरे हट हट जल्दी, तो ऐसा कुछ बोला जाता है। लेकिन अमृतसर एक ऐसा शहर है जहां पर ऐसा कुछ नहीं, प्रेम से बोला जाता है, हटने के लिए भी प्रेम से बोला जाता है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं सर कैसे। पता है कि जब बड़े बड़े शहरों में चौड़ी सड़क पर घोड़े के पीठ से चाबुक को ढूंढते हुए टिक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते हैं, कभी रात चलते पैदलों की आंखें के नरम होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों के मूल्य पे कोरों के चित पर अपने ही को सताए हुए बताते हैं। संसार भर कर गरानी ये सब शुभ अवतार वाले नाटक तो देखिए ये कह रहे हैं कि जब क्या करते हैं कि ईका वाले, ईका मतलब समझते हैं ना, जो पहले के जमाने में बैलगाड़ी हुआ करता था, तो वो लोग जब बड़े बड़े शहरों में बातचीत क्या करते थे ना सर, मतलब यहाँ पर भीड़ भाड़ में, तो घोड़ों को पे घोड़ा मारते थे और कहते चल तेरी नानी की जल्दी, मतलब बहुत सारी भद्दी गालियों के साथ बोलते हैं। लेकिन अमृतसर में ऐसा कुछ बोला नहीं जाता है। तो देखिए अमृतसर में कैसा तो बोला जाता है। तो कह रहा है कि अमृतसर में एक ही बिरादरी वाले तंग चक्राकर गलियों में हर एक लुढ़ी वाले के ठहर कर सब्र का समुद्र मारकर बच्चों खाला साजी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह। मतलब देखिए ये लोग इज्जत से बोलते थे, हटो भाई जी, हटो लाला जी, या बच्चे थोड़ा बगल हो जाओ जी, ऐसे मतलब पूरी इज्जत से बोला करते थे। अमृतसर शहर कहाँ बाबू? अमृतसर शहर में। आपसे प्रश्न करेगा कि किस शहर में लोगों को हटाने के लिए, भीड़ में भी हटाने के लिए कैसे बोला जाता है? तो अमृतसर में। इज्जत से कैसे बोला जाता है? तो किस शहर में बोला जाता है? तो अमृतसर शहर में बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि आवाज नहीं कीजिए, चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह। अरे कैसा बात नहीं कि वो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मीठी छुरी की
तरह। और लोग कैसे बोलते हैं तो देखिए कह रहे हैं कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुत प्यारी, बचा ले लंबी वाली। ये लोग अपनी भाषा में करें कि हट जा पुत प्यारे, मतलब अपनी मां के प्यारे, हट जा लंबी उम्र वाले, अभी तुम्हारी बहुत उम्र बाकी है, काहे हमारे सत्य के अंदर आके दबना चाहते हो, बगल हो जाओ। वो लोग बोलते तो वैसे ही हैं लेकिन थोड़ी सी इज्जत से बोलते हैं। ये तो अभी इंफॉर्मेशन है, पूरा कहानी बाकी है। ध्यान से सुनिएगा सर, यहां से स्टार्ट होती है आपकी कहानी। चलिए सर, तो कह रहे हैं कि ऐसे बबलू काटो वाला के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक पर आते हैं। चौक की एक दुकान पर आ रहे हैं। एक लड़का जिसका नाम था लहना सिंह और एक लड़की जो सूबेदारनी थी, इसका नाम नहीं दिया गया सर, ये सूबेदार की पत्नी थी। लेकिन अभी ये लोग 8 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में ये लोग उस भीड़ भाड़ को पार करते हुए एक दुकान पर पहुंचते हैं। लेकिन दुकानदार वाला थोड़ा सा व्यस्त रहता है, दुकानदार वाला थोड़ा सा व्यस्त रहता है। तो ये एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं कि तेरा घर कहाँ है। ये पूछ रहे हैं लहना से, कौन पूछ रहे, लहना से, उस लड़की से। किस लड़की से बाबू, सूबेदारनी से पूछ रही है, कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो लड़की बताती है कि मगरे में, और तेरे कहते हैं कि मगरे में। लड़की ने अपना घर कहाँ बताया बाबू, मगरे में। प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर। कहा गया जाता है कि जब लड़के ने लड़की से उसका घर पूछा तो उसने क्या बताया, कहाँ बताया बाबू, मगरे में। कहाँ बताया, मगरे में। और उससे पूछ रही है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बताता है कि मेरा घर मांझे में है। मेरा घर कहाँ है बाबू, मांझे में। देखिए सर, जब लड़के ने लड़की से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो लड़की कहती है कि मेरा घर कहाँ है बाबू, मगरे में है। लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसको बताया कि मेरा घर कहाँ है बाबू, मांझे में, मांझे में। मेरा घर कहाँ है, मांझे में। आपसे प्रश्न करेगा कि लड़का का घर कहाँ था, मांझे में, और लड़की का घर कहाँ था बाबू, मगरे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे थोड़ी सी मजाकिया स्टाइल में चलिए। औतर सिंह की बैठक में, वो तो मेरे मामा है, वो मेरे मामा है। अब देखिए कह रहे हैं सॉरी, मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। तो फिर पूछे कि यहाँ कहाँ रहती हो, तो कह रहे हैं, कह रही है लड़की, जब लड़की से पूछे कि यहाँ कहाँ रहती हो, तो लड़की कह रही है कि औतर सिंह के बैठक में। कहाँ रहती थी लड़की, औतर सिंह की बैठक में। तो कह रहे हैं वो तो मेरे मामा है, वो तो मेरे मामा है। अब ध्यान समझिएगा, लड़कों को प्रश्न पूछ सकता है कि औतर सिंह कौन थे, तो लहना सिंह के कौन थे, मामा थे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मैं भी मामा, सॉरी लड़की के मामा औतर सिंह थे। अब देखिए, मैं भी मामा कह रहा हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। कह रहे लड़का बताया कि मैं भी मामा के घर ही रहता हूँ और उनका घर कहाँ है बाबू, गुरु बाजार में है। अब चलिए ध्यान से, कह रहे हैं कि इतने में दुकानदार निपटा, इतने में दुकानदार निपट गया और दोनों लड़के लड़कियों को सामान दे दिया। और सामान जब दे दिया तो ये लोग आगे बढ़े और दोनों साथ में ही निकल गए। थोड़ा ध्यान से बाबू, यहाँ से मजा आएगा। चलिए बाबू देखते हैं। तो दोनों साथ में निकले। तो लड़का कुछ सोचते हुए जा रहा था, तब तक उससे पूछा लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तेरी कुड़माई हो गई है क्या। तो लड़की शर्मा कर करके धर और चले जाती है। ध्यान समझिए, लड़के ने क्या पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है क्या। कुड़माई मतलब समझते हैं सर, कुड़माई हो गई है। तो लड़की ने इस पर क्या जवाब दिया, धर। लड़कियां सब शर्माती है, लड़कियां सब शर्माती है, तो क्या बोली, धर, और धर बोलकर वो निकल गई। देखिए, कुड़माई का मतलब होता है सगाई। कुड़माई का मतलब क्या होता है, सगाई। कुड़माई का मतलब क्या होता है, सगाई। तो लड़का पूछ रहे हैं लड़की से, क्या पूछ रहे हैं, तेरी सगाई हो गई है क्या। तो लड़की करे धर और वहां से निकल गई। अब अगले दिन फिर से यही सब्जी वाले, दूध वाले की दुकान पर आए। अचानक उन लोगों का किस्मत के साथ, कहा जाए तो किस्मत साथ दिया, भेंट होते गए। और जब भेंट हो रहा था, लड़का एक ही बात पूछ रहा था, तेरी कुड़माई हो गई है क्या। और लड़की बार बार एक ही जवाब दे रही थी, धत, और वहां से निकल जा रही थी। तो
यहाँ पर प्रश्न बहुत बढ़िया करता है कि कौन पूछता है बार बार कि तेरी कमाई हो गई है क्या, तो लड़का पूछता है। कौन पूछता है? लड़का। इस पर लड़की का जवाब क्या होता है? धन। अब देखिए, या कहा जाएगा प्रश्न पूछता है कि लड़के के द्वारा बार बार कौन सा प्रश्न पूछा जाता था, तो एक ही प्रश्न पूछा जाता था, तेरी कुड़माई हो गई है क्या। एक दिन ऐसे ही बातचीत चल रहा था, तो लड़का ऐसे ही मजाक में उसको चिढ़ाने के लिए फिर से पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या। तो कह दी कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। तो कह रहा है कि कब, तो कह रही है कि कल हो गई है। नहीं देख रहा है कि नया पहन है, दुपट्टा बड़ा झकास ले रहे हैं, तो देखिए बोल रही है क्या लड़की, हाँ हो गई। नहीं देखते हो रेशम का कड़ा हुआ सालू, सालू मतलब होता है दुपट्टा, ठीक है। लेकिन नहीं देखते हो का रेशम के कड़ा हुआ सालू, मैं यही नया पहन कर आई हूँ, मेरी सगाई कल ही हो गई है। इतना बात कहते ही लड़का अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन लड़कवा हो गया डिप्रेशन में। लड़कवा कहाँ गया? डिप्रेशन में। कैसे? तो सुनो बाबू कैसे। तो अब की जा रहा था, तो देखिए लड़के के घर के रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। अब लड़का अब थोड़ा सा टेंशन में आ गया, सामने से लड़का रखा उसको मोरी यानी नदी में ढकेल दिया। अपने भाषा में हम लोग मोरी को नदी बोलते हैं। वो लड़के को क्या कर दिया, एक लड़का रखा रास्ते में, आई क्या कर दिया, उसको मोरी में ढकेल दिया। आगे देखिए क्या हुआ कि एक छावड़ी वाले के दिन के घर भर की कमाई, एक कह रहा है कि एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई थी। अब क्या किया कि एक छावड़ी वाला मतलब जो बेचने वाला होता है ना कबाड़ पे रख के, वो जा रहा था और उसका उलट दिया, मतलब दिन भर की उसकी कमाई खत्म। एक कुत्ता जा रहा था, उसको उसने ढेला मार दिया, मतलब वो पूरी तरह से डिप्रेशन में है कि शायद आज वो मेरे हाथ से निकल गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं सर कि एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। एक गोभी वाला ठेला लेके जा रहा था, उसके ठेले में दूध को उड़ेल दिया। और सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की बाली पाई, आप कब कहीं घर पहुंचा। करे कि सामने कोई स्त्री या जो भी कहा जाए लड़की नहाकर आ रही थी, और उसमें से बिना देखे बोल रहे हैं कि वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था और टकराया। तो लड़कियां करी कि अबे अंधा है क्या, तो मतलब उसने अंधे की को भी उपाधि पाली। यहाँ पर प्रश्न करेगा सर, प्रश्न करेगा कि जब लड़की ने बोला कि मेरी सगाई मेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़के ने क्या किया। तो लड़के ने 3-4 काम किया था। पहले एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक लड़के को मोरी यानी नाली में ढकेल दिया। उसके बाद एक गोभी वाले के ठेले में दूध को उड़ेल दिया। एक नहाकर आ रही स्त्री में टकरा गया, जिससे उसे अंधे की उपाधि पाली। एक जो बेचने वाला होता है सर पे रख के, उसका पूरा उड़ेल दिया, जिससे दिन भर की कमाई खत्म हो गई। और इस तरह से वो घर पहुंच गया। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे, ये कहानी 3-4 बातें आप फिर से बात सुनेंगे कि जब वो लड़की बोली कि मेरी सगाई हो गई है यानी मेरी कुड़माई हो गई है, तो लड़का क्या करता है बाबू, डिप्रेशन में चला जाता है, थोड़ा सा कहा जाए तो उदास हो जाता है। और उदासी में वो क्या क्या करता है, तो एक लड़के को मोरी में यानी कि नदी में ढकेल देता है। दूसरा करता है कि वो एक ऊपर छत मतलब कपाट में रखा बेचने वाले के पूरा ऊँट उलाट दिया, जिससे उसके दिन भर की कमाई खत्म हो गई। तीसरा काम किया कि वो क्या दूध वाले कुत्ते को पत्थर मारा। चौथा काम किया कि वो एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। और पांचवा एक नहाकर आ रही स्त्री में टकराया, जिससे कि उसे अंधे की भी उपाधि पाली। ठीक है, इस प्रकार से आपका फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। पहला पार्ट समाप्त। हमने अभी बताया सर कि ये कहानी 5 पार्टों में विभक्त है, 5 भागों में विभाजित की गई है। ये पूर्ण प्रश्न पूछ सकता है आपसे सर, बार-बार कहा जा रहा है कि ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो उसने कहा था इसमें कितने भाग, इस कहानी में कितने भाग हैं, तो क्या कहेंगे बाबू, कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। समझ में आ रहा है सर? मैंने बताया जिसमें पहला पार्ट में क्या है बाबू, तो एक लड़के एवं लड़की के बीच बातचीत, लड़का लहना से और लड़की सूबेदारनी। लड़का बार-बार एक ही इस दृश्य में प्रश्न पूछ रहा है, इस कहानी के पार्ट में एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, और लड़की का बार-बार एक ही जवाब, क्या बाबू, धन। क्या जवाब आता? धन।
और उसके बाद एक दिन लड़की बोल देती है कि हाँ मेरी सगाई हो गई है। उस दिन लड़का उदास हो जाता है और उसके बाद आपने देखा कि वो लड़का क्या क्या करता है। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में। आई होप मुझे ऐसे आशा होती है कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं सर, सेकंड पार्ट में होता क्या है। अब चलिए सर सेकंड पार्ट में चलते हैं। करे राम राम कोई ये भी लड़ाई है। देखिए मैंने बोला था कि इस पाठ में तीन पार्ट में, इस पाठ के तीन भागों में लड़ाई का जिक्र है, जिसमें पहला भाग आ गया लड़ाई का, पहला भाग लड़ाई का आ गया। कह रहे हैं कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंडक में बैठे हुए हड्डियां कट गई है। करे कि दिन भर बैठे हुए हड्डियां कट गई है, पता नहीं चल रहा है कि लड़ाई है कि क्या है। हम लोग बैठे लड़ाई करने आए हैं कि बैठने आए हैं। कहता है कि बिना दौड़े घोड़ा बिगड़े, बिना लड़े सिपाही। करे ये लोग सिपाही थे, ये लोग क्या थे? सिपाही थे। लड़का जो 8 साल का था आज वो सिपाही बन चुका है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, अब कहां से कहां कहानी पहुंचता है, थोड़ा ध्यान से। ये लोग गए हैं लड़ाई करने, तो कह रहे हैं कि बिना लड़े घोड़ा बिगड़े, सॉरी बिना दौड़े घोड़ा बिगड़े, बिना लड़े सिपाही। अगर घोड़े को न दौड़ाते हैं तो घोड़ा बिगड़ जाएगा, और अगर सिपाही न दौड़ता है तो सॉरी सिपाही नहीं लड़ता है तो सिपाही बिगड़ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर। करे कि लुधियाने से 10 गुना ज्यादा और महंगा और बर्फ ऊपर से। करे कि हम लोग लड़ने आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे लुधियाने के यहाँ से यहाँ पर 10 गुना ज्यादा जाड़ा है और ऊपर से बर्फ भी गिर रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि पिंडलियों तथा कांच में धंसे हुए हैं, गरीब कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फटने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नागरकोट के जलजला सुना था, यहाँ के दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर सफा या गोली निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ध्यान से समझिए क्या कहना चाहते हैं। कह रहे एक सिपाही कि ये भी कोई लड़ाई है, यहाँ पर जड़ा इतना ज्यादा है। और गाल में यहाँ पर एक शब्द आया है सर गनीम, सॉरी का शब्द आया है गनीम। गनीम का मतलब होता है दुश्मन, गनीम का मतलब क्या होता है? दुश्मन होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि गनीम कहीं दिखता ही नहीं, गनीम मतलब होता है दुश्मन। कह रहे हैं कि दुश्मन कहीं दिखिए नहीं रहा है। आगे कह रहे हैं कि 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाली कुछ आवाजें होती हैं, धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है। यहाँ पर सिर्फ धमाका होता है। ये कह रहे हैं कि जैसे ही बाहर निकलो तो बस गोली मारने की आवाज आती है, दुश्मन कहीं दिखता ही नहीं, पता नहीं कहां से गोली चला देता है। ध्यान से समझिए। लाना सिंह और 3 दिन है। अब इनके सूबेदार जो थे, कौन बाबू? सूबेदार। कह रहे हैं कि लाना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंडक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगा और फिर 7 दिन की छुट्टी। करे लाना सिंह 4 दिन बीत गया और 3 दिन है और 7 दिन के बाद रिलीफ आ जाएगी, हमें छुट्टी मिल जाएगी और हम लोग आराम से घर पे जाकर मौज मस्ती करेंगे। आराम से घर पर क्या करेंगे बाबू? मौज मस्ती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 दिन तक, 7 दिन के बाद हमारी छुट्टी मिल जाएगी, रिलीफ आ जाएगी, हमें छुट्टी मिल जाएगा। आगे देखिए सर होता क्या है। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मैंने बता दिया। तो अब लाना सिंह कह रहा है कि 4 दिन से हम लोग सोए नहीं है, पलक नहीं झपकाए हैं कि कब दुश्मन अटैक कर दे। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा कीजिए कि हम लोगों को आदेश दे दीजिए, हम लोगों को आदेश रहता तो हम लोग घुस के मार देते। क्या करे? ध्यान से समझिए। करे कि मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब के दिहाड़ी पर माथा टेकना नसीब न हो। ध्यान से देखिए क्या करे कि अगर मुझे ऐसा आदेश मिल जाए, कि अगर हमें आदेश मिल जाए कि जाओ मार दो, तो मैं अब 7 जर्मनों को अकेले नहीं मारता तो फिर मैं लौट कर नहीं आता। यहाँ पर एक प्रश्न कर सकता है कि ये जो सैनिक थे ये सब किस देश से लड़ने आए थे बाबू? तो जर्मन से। किस देश से लड़ने आए थे? जर्मन, यानी जर्मनी से। कहां से लड़ने आए थे सर? जर्मनी से। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं सर।
करे कि मैं 7 जर्मनों को कर मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब के देहरी पर माथा टेकना नसीब ना हो। एक बात याद रखिएगा सर, ये सब सिख धर्म के लोग थे। किस धर्म के लोग थे? सिख धर्म के लोग थे। ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा। पाजी कहीं के, अब पाजी कह दिया तो समझ ही रहे हो ये लोग सिख धर्म के होंगे। पाजी कहीं के कले के घोड़े सर देखते ही मुंह फाड़ देते और पैर पकड़ने लगते। वो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान किया नहीं करें कि दिन भर तो बोलते ही नहीं है जर्मन लोग, और रात में 30-30 किलो का गोला फेंकते हैं। एक बार की बात एक करें, ध्यान से करें कि उस दिन धावा जब किए थे हम लोग, तब पूरे करें कि पूरे 4 मील तक एक भी जर्मन को नहीं छोड़ा था। वो तो जनरल साहब ने हमें वापस आने का आदेश दे दिया, वरना बता देते उन लोगों को, पूरा सफाया कर देते। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? एक सैनिक के दूसरे अपने सूबेदार से बात हो रही है। किससे बात हो रही है? एक सैनिक का अपने सूबेदार से बात हो रही है। सैनिक का नाम लहना सिंह। सैनिक का नाम क्या है बाबू? सैनिक का नाम लहना सिंह। समझ में आ रहा है? लहना सिंह और सूबेदार के बीच बातचीत चल रही है सर। आगे बढ़ते हैं, करें ध्यान से, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? करें कि अगर जनरल साहब हमें आदेश नहीं दिए होते, जनरल साहब पीछे हटने का काम नहीं देते, तो मैं बर्लिन पहुंच जाता और बर्लिन तक उन लोगों को समाप्त कर देता। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। अब इनकी बात किससे हो रही बाबू? सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह, हजारा सिंह। तो सूबेदार का नाम क्या था बाबू? सूबेदार हजारा सिंह। और ये सैनिक किससे बात हो रही है? लहना सिंह से और सूबेदार हजारा सिंह से बातचीत चल रही है। अब देखिए क्या होता है। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। ये जो लहना सिंह था वो जमादार था। सैनिक में अपना होता है जमादार। क्या था बाबू? जमादार। तो प्रश्न पूछ सकता है कि लहना सिंह कौन था? तो सैनिक में जमादार था। और सूबेदार सिंह कौन? ये हजारा सिंह कौन था? तो बाबू ये कौन था बाबू? सूबेदार। ये कौन था? सूबेदार। इस पूरे सैनिक पलटन का सूबेदार कौन था? हजारा सिंह। और जमादार कौन था बाबू? लहना सिंह। जमादार ये नायक सेनापति जिसे बोला। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। करें कि बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गया तो क्या होगा? करें कि बड़े अफसर दूर तक की सोचते हैं। बड़े अफसर दूर तक की सोचते हैं, इसलिए वो लोग 300 किलोमीटर तक की लड़ाई है। अगर कहीं बीच में हम लोग मारे गए, वो लोग ज्यादा हो गए और हम लोग कम हो गए, तो इसलिए बड़े अफसर बहुत दूर तक की सोचा करते हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं? सूबेदार जी। किससे बोल रहे हैं? लहना से, लहना सिंह से बोल रहे हैं कि देखो, लड़ाई की जो भी बातें होती है, आदेश होता है, वो कोई जमादार या नायक नहीं करता है, बल्कि बड़े अफसर करते हैं। वो बड़ी दूर की सोचते हैं। सोचो कि ये लड़ाई 300 किलोमीटर की है, अगर कहीं हम लोग बीच में अकेला पड़ गए और हम लोग मारे गए तो, इसलिए सोच समझ कर ही वो लोग कदम उठाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सूबेदार सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। एक मिनट, करे लहना सिंह की, हाँ सूबेदार साहब जी, ये तो बात सच है कि वो लोगों को बिना आदेश के ये सब काम नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि हमारे हड्डियों में जाड़ा धस गया है, निकलता नहीं है, और खाई में दोनों तरफ से चमड़े और बायोलियों के साथ सोते झड़ रहे हैं। एक धाव हो जाए तो गर्मी आ जाए। करे ये तो बात सही है, पर अगर एक लड़ाई हो जाए ना तो मजा आ जाए, क्योंकि ये बिना लड़ाई के मजा नहीं आ रहा है, एकदम जाड़ा लग रहा है। अगर लड़ाई हो जाए तो शरीर में गर्मी आ जाए। लड़ाई से चलिए, उद्यमी ऊंट सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टी के साथ खाई के पानी बाहर फेंको, और महासिक शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे, यहाँ करते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगे। करे उद्यमी ऊंट, मतलब अपने सैनिकों का आदेश दे रहे हैं कि उद्यमी ऊंट सिगड़ी को कोले डाल,
कोले डाल। सीढ़ी मतलब समझते सर बोरसी देखला पड़ेगा बोरसी जेकरा में जब जाड़ा का मौसम चलता है तो एक गांव में क्या होता है ना कि गांव की बात कर रहे हैं कि मिट्टी का एक बोले मेटर मेटर मतलब समझते होंगे मिट्टी का एक बना के बर्तन और उसमें क्या किया जाता है कि आग जला दिया जाता है और उसी को लोग एक दूसरे के साथ तापता है एक दूसरे के साथ रहकर क्या करता है तापता है तो उसको सिगड़ी ये बोले तो कह रहे हैं कि उद्यमी उठ और जाके सिगड़ी में कोले डाल कोले मतलब इसमें कोयला डालो जो भी डालना है। वजीरा तुम 4 जन बाल्टी को 4 जन के साथ जाओ और बाल्टी के खाई से पानी को बाहर निकालो बाल्टी लेकर जाओ और खाई से पानी को क्या कर दो बाहर निकाल दो। और महासी शाम हो गई है खाई के दरवाजे का पहरा बदलो करें कि महासी खाई हो गई दरवाजे का तुम पहरा बदल दो। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए सर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है हम बात को पता है तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या बोलते हैं ये कि उद्यमी तुम जाओ और ये जो सिगड़ी है उसमें क्या डाल दो कोले डाल दो। और वजीर से बोलते हैं किसे वजीरा से बोलते हैं कि वजीरा तुम बाल्टी लेकर 4 जन के साथ जाओ और खाई से पानी बाहर निकाल दो। और एक और है महासी से बोलते हैं कि शाम हो गई है तुम जाकर दरवाजे का पहरा बदल दो दरवाजे का क्या कर दो पहरा बदल दो। ये कहते हुए ये जो सूबेदार हैं ये खंदक में चक्कर लगाने लगते हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां पर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। वजीरासी पलटन का विदूषक था वजीरासी इस पलटन का विदूषक था। अब विदूषक मतलब क्या है विदूषक क्या बोले सर विदूषक अपनी भाषा में कहा जाए तो मजकिया जोकर क्या विदूषक मतलब क्या होते हैं जोकर होता है इसका मतलब क्या होता है जोकर या कहा जाए कॉमेडियन इसे इंग्लिश में कॉमेडियन लोग बोलता है। ये पूरे विदूषक पूरे अपने मंडली को जो भी वहां पे मंडली थी सैनिकों की वो सबको मनोरंजन करने का काम किया करता था बाबू वजीरासी कौन करता था बाबू वजीरासी। तो कहता है प्रश्न यहीं पे कि पूरे इस पलटन का विदूषक कौन था वजीरासी। विदूषक कौन था बाबू वजीरासी। यहां कह सकता है कि पूरे पलटन में जोकर कौन था वजीरासी। कौन था बाबू वजीरासी। कहे कि वजीरासी पलटन का विदूषक था बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकते हुए बोला मैं पाधा बन गया हूं करो जर्मनी साहब के तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। कह रहे हैं कि मैं पाधा बन गया हूं पाधा मतलब पाधा का मतलब क्या होता है ध्यान से देखिए 1 मिनट बाबू यार थोड़ा सा ध्यान से पाधा हाँ कह रहे हैं कि मैं पुरोहित बन गया हूं मैं क्या बन गया हूं पुरोहित बन गया हूं। पाधा का मतलब होता है पुरोहित पाधा का मतलब क्या होता है पुरोहित बन गया हूं जो सबको मैं फ्रेश करता मैं किसे को फ्रेश कर रहा हूं। पुरोहित मतलब होता है जो साफ सुथरे स्थान पर रहते हैं। तो इस पर सभी लोग हर सोच के उस समय पुरोहित का मतलब कुछ और होता था अभी पुरोहित का मतलब कुछ और होता है ठीक। तो पुरोहित का मतलब उसमें होता था क्या कि बाबू जिसको फ्रेश कर जो फ्रेश में रहे अच्छे से रहे तो पुरोहित। तो वही कह रहे हैं कि पानी का बाल्टी पीते हुए कह रहे थे कि मैं तो पुरोहित बन गया करो जर्मन लोगों की यहाँ पे बोल रहे हैं कि करो जर्मन साहब के तर्पण जर्मन साहब के बारे में सोचते रहिए मैं तो पुरोहित हूँ मेरे को कुछ नहीं आता। इस पर सभी लोग हंसने लगे और खिलखिलाने लगे और सब लोगों के उदासी के बादल छट गए। आगे बढ़ते हैं। लाना सिंह दूसरी बाल्टी भर गए भर उसके हाथ में लेकर कहा अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी डाल ऐसे खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। करे ध्यान से लाना सिंह भी उसमें बोले कि अपने बाड़ी मतलब समझते हैं सर जहां पर उसका बगीचा होता है बगीचा कह रहे हैं कि निकालते हुए गंदा पानी निकाल रहे थे जो खाई से तो कह रहे हैं कि ये पानी लो और अपने बगीचे में डाल दो। पूरे पंजाब में ऐसे खाद वाला पानी नहीं मिलेगा पूरे पंजाब में ऐसा खाद वाला पानी नहीं मिलेगा इसको अपने बगीचे में डाल दो। हाँ देश क्या है स्वर्ग है मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दम घूमा जमीन 10 घूमा जमीन वहां मांगूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। कह रहे कि हाँ ये वजह से बोल रहे कि हाँ मैं तो जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो सरकार
गांव में, अपने देश में 10 घुमा 10 घुमा मतलब 10 कट्ठा हो सकता है, जो भी होता है वो अपने भाषा में बोला, तो 10 घुमा में जमीन मांग लूंगा और वहीं पर अपना फल के एक बगीचा लगाऊंगा और वहीं पर मैं मस्ती से रहूंगा। कब? जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तब। ये सैनिकों के साथ बातचीत चल रही है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाड़ी हौरा के कोई भी हम बुलाएंगे वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में करे कि लाड़ी वालों को हारों को भी वहां पे बुलाएंगे, उसको एक दूध पिलाने वाली फिरंगी मैन, अंग्रेज थी, फिरंगी मैन थी, उसको भी बुला लिया जाएगा वहां पे। वो कहती थी जब ये लोग दूध पीने जाते थे तो उन लोगों से पैसा ये नहीं लेती थी और कहती थी कि आप तो हमारे देश के राजा हैं, आप तो हमारे देश के राजा हैं, हमारे देश को बचाने आया है, मैं आप लोगों से पैसा नहीं लूंगी। तो यहाँ पर प्रश्न कर सकता है सर कि कौन कहती थी कि आप, कौन कहता था कि आप हमारे देश के राजा हैं? तो फिरंगी मैन। कौन कहती थी बाबू? फिरंगी मैन, जो दूध बेचा करती थी। क्या बेचा करती थी बाबू? दूध बेचा करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बातचीत हुआ। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अब देखिए कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट कैसे? तो आवा बाबू, एगो था बोधा सिंह। कौन था बाबू? बोधा सिंह। ये कौन था? तो वही सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। कौन था बाबू? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन बाबू? बोधा सिंह। तो पूछता है हजारा सिंह कि वो सब तो ठीक है लेकिन बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है जैसा कि मैं नहीं जानता। करे कि अच्छा है, तो करे कि जैसा कि मैं नहीं जानता हूँ, ये करे कि जैसा मैं नहीं जानता हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कमर उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हैं। करे एक सैनिक उससे बोल रहा है कि लाना सिंह से कि हजार बोधा सिंह कैसा है? तो लाना सिंह कहता है कि ठीक है। तो फिर पूछता है कि कहता है सैनिक कि ऐसा कह रहे हो जैसे मैं नहीं जानता हूँ कि तुम अपने दोनों कंबल उसको उड़ा देते हो और तुम खुद अपना जो जीवन है, अपना जो रात है वो उस सिगड़ी के सहारे रात काटते हो। सिगड़ी मतलब समझते हैं ना सर? अभी हमने बताया सिगड़ी का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करें सिगड़ी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया बोरस। मैंने क्या बताया? बोरसी, जिसमें ये नहीं बताया कि माटी का अपना बर्तन बना के उसमें आग जलाया जाता है। तो उस बोरसी में सिगड़ी के सहारे तुम अपना मतलब रात काटते हो। चलिए आप बढ़ते हैं। उसमें उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, उसकी सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मार पड़ जाना, जड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुंह में नहीं मिला करते। ध्यान से सुनिएगा। एक है सैनिक नाम लिखते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से। चलिए कहाँ पे थे? हाँ, इसके पर करे कि तुम अपने कंबल को दे देते हो, उसको उड़ा देते हो और तुम खुद सिगड़ी के सहारे सोते हो, रात में गुजारते हो और खुद क्या बोल रहे कि उसके पहरे के स्थान पे तुम खुद पहरा देते हो और खुद उसे लकड़ी पर सुलाकर खुद कीचड़ में सो जाते हो। कहीं अगर तू बीमार पड़ गया ना बाबू, अरे उसे नहीं बोल रहा है लाना सिंह से कि कहीं तू ना बीमार पड़ जाओ, निमोनिया हो गया ना बाबू, तो निमोनिया होने वाले को फिर किसी प्रकार के मुर्बे नहीं मिला करते। मुर्बे का मतलब होता है, मुर्बे का मतलब क्या होता है बाबू? कि नहरों के पास की जमीन। करे कि तुम्हें जमीन भी नहीं मिल पाएगा, नहरों के पास की जमीन को मुर्बे बोला जाता है। तो करे कि तुम्हें इस प्रकार से जमीन भी नहीं मिल पाएगा। अब देखिए सर, मेरा डर मत करो, मैं तो बुरे में खड़े के किनारे मरूंगा। भाई किरण सिंह की गोदी में। बहुत मस्त बात, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बढ़िया। देखिए सर यहाँ पर प्रश्न करेगा कि लाना सिंह कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरा टेंशन ना लो, मैं जब भी मरूंगा अपने भाई किरण सिंह, कौन बाबू? भाई किरण सिंह की गोद में ही मरूंगा। मैं
जब भी मरूंगा किसके गोद में मरूंगा? भाई कीरत सिंह के गोद में ही मरूंगा, ऐसे मरने वाला नहीं हूं। आपसे प्रश्न करेगा सर कि लहना सिंह का भाई कौन था? कीरत सिंह, या कह सकता है कि कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भाई। लहना सिंह कहे कि मेरा टेंशन मत लो, मेरा कोई फिक्र ना करो, मैं जब भी मरूंगा तो अपने भाई कीरत सिंह के गोद में ही मरूंगा। आगे देखिए, मेरा सर होगा और हाथ में लगा हुआ आंगन पे पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्यों मरने की लगाई है मेरा जर्मनी और तुरंत? हाँ भाई कुछ गाँव कैसे? तो वजीरा सिंह ने बोला कि क्यों मारने की बात लगाई है, चलो कुछ गाते हैं। ये लोग अपना गीत गाए, गीत यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, कुछ जर्मन भाषा में अपनी भाषा में लोग लिखे हुए हैं। दिली सार पैसर की स्वर न जानिए, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, गीत लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका अर्थ भी दिया गया है, दिल्ली शहर में पेशावर के जाने वाली है, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना है, हरी नाड़ी में सौदा भी करना है, मतलब इस प्रकार से गाना जो गाया था इसका अर्थ भी दिया हुआ। कौन कहता था कि गाड़ियों वाले खरवारी सिख ऐसे रुचि के गीत गाएंगे, पर सारी खंडक गीत में गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन में सोते और मौज करते रहे। अब देखिए ध्यान से प्रश्न को ध्यान से यहाँ पे समझेंगे सर। कह रहा है कि कौन जानता था कि इस प्रकार से सिख लोग भी इतना लुखे गीत भी गाते हैं, और लेकिन वो लोग जब गीत गाए, कौन बाबू? सिख लोग, सिख सैनिक कैसे थे? सिख धर्म के थे। हमने पहले भी बताया ये सब सैनिक किस धर्म के थे? सिख धर्म के। तो कह रहे कि कौन जानता था कि ये जो सैनिक लोग हैं वो सिख धर्म के सिख सैनिक लोग हैं, ये लोग ऐसे लुचे गीत भी गाते हैं। लेकिन वो लोग गीत गाए तो 4 दिन से जो नहीं सोए हुए थे, कितना दिन नहीं सोए हुए थे? 4 दिन जो नहीं सोए हुए थे, वो 4 दिन का थकान यहाँ पर इस गीत से दूर हो गया। बाबू कहल है कि गाना यानी सॉन्ग में तो वो मजा है जिसमें इंसान अपना सोना खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। कोई मनपसंद गाना आ जाए ना बाबू, इतना मस्त लगता है ना कि बहुत ज्यादा आप लोग भी देखे होंगे कि उसमें खाना पीना भी छोड़ देता है, सो खाना पीना खाते समय भी उसको सुनता है, मजा आता है सुनने। तो वही जब लोग गीत लोग गाए तो एकदम मजा आ गया सैनिकों को। ये थी सैनिकों के बीच की बातचीत पार्ट नंबर 2। समझ में आ? पार्ट नंबर 2 में सैनिकों के बीच बातचीत चल रही थी। सूबेदार वजीरा सिंह, लाना सिंह के बारे में आप लोगों ने देखा कि सूबेदार कौन था, लाना सिंह कौन था, सूबेदार कौन था? वजीर सूबेदार कौन था बता दीजिए। सूबेदार का नाम क्या था? कमेंट करें जल्दी तेजी से। सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह। क्या नाम था बाबू? सूबेदार हजारा सिंह। इससे और लाना सिंह कौन था? लाना सिंह कौन था? चलिए जमादार था। लाना सिंह कौन था? जमादार था। और बोधा सिंह कौन था बाबू? इस हजारा सिंह का बेटा कौन था? हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह, जो थोड़ी सी बीमार है, जो थोड़ी सी क्या है बाबू? बीमार है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि उस मंडली यानी पलटन का विदूषक कौन था? अब सब प्रश्न यही करेंगे, विदूषक कौन था बाबू? तो कहेंगे कौन था बाबू? वजीरा सिंह। इस पलटन का विदूषक यानी मजाकिया कॉमेडियन कौन था? वजीरा सिंह। यहां से प्रश्न कराएंगे। ये लोगों के बीच बातचीत चल रही थी। अब पार्ट नंबर हम लोग 3 में चलते हैं कि पार्ट नंबर 3 में क्या होता है। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोला से खाली बिखरों में तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लाना सिंह के 2 कंबल और एक बरान को तोड़कर सो रहा है। लाना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दूसरे शरीर को बोधा सिंह करा है। अब ध्यान से समझिए। तीसरा पार्ट में चल रहा है। अब सब लोग गाना गा के सो गए। तीसरे पार्ट में हिलते हैं। तो तीसरा पार्ट कहानी का कौन सा पार्ट चल रहा है बाबू? तीसरा। चलिए दूसरा पार्ट को मिटा देते हैं। दूसरा पार्ट को मिटा चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे पार्ट में होते हैं। कह रहा है कि दोपहर रात बीत गई और लहना सिंह ड्यूटी कर रहा है, यानी कि वहां पे पहरा दे रहा है। बोधा सिंह 3 खाली टीने पर अपना कंबल बिछाकर, दोनों कंबल बिछाकर सोया हुआ। बोधा सिंह सोया हुआ है और 2 कंबल उसका भी
लाना सिंह का ओढ़कर सोया हुआ है। ये लाना सिंह पहरा दे रहा है, एक नजर इस पर खाई पर भी देखता है कि कोई दुश्मन अटैक न कर दे, और एक नजर रखता है इधर बोधा सिंह पर, बोधा सिंह के दुबले शरीर पे कि बोधा सिंह कैसा है। तब तक बोधा सिंह का रहा कहे कि क्यों बोधा भाई क्या है? तो बोधा ये लाना सिंह जब कराहा को बोधा तो ये लाना पूछ रहा है कि क्यों बोधा भाई क्या हुआ? तो बोधा कह रहा है कि पानी पिला दो। लाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे 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 हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं बोधा सिंह से पानी पिलाकर जब लाना सिंह ने पूछा कि कहो क्या हाल है, तो कह रहा है कि कंपनी छूट रही है, दांत बज रहे हैं, एकदम एकदम नहीं सिरा जाता है दांत। तो वही करे कि रोम रोम तार दौड़ रहे हैं और कभी छुट्टी हुई। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो फिर लाना सिंह कह रहा है कि नहीं ठीक है, तो तुम मेरी जर्सी पहन लो, तुम्हारी कभी खत्म हो जाएगी। तो कह रहा है कि नहीं, और तुम कब पहनो? तो कह रहा है कि अरे मेरे को काहे देख रहे हो? और एक बात और, ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ये बहाना कर रहे हैं लाना सिंह। उतनी सर्दी में भी क्या बोल रहा है बोधा सिंह से? इतना कर क्यों रहा है सर? थोड़ी देर में पता चल जाएगी कि बोधा सिंह के लिए इतना काहे कर रहा है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा सर, ध्यान से समझते जाइए। बोधा सिंह से बोला कि मेरे पास सिगड़ी है, मेरे को गर्मी लग रहा है, मेरे को पसीना छूट रहा है, मेरा ये जर्सी ले लो, मेरा ये जर्सी तुम पहन लो, ठीक है? करे कि ना मैं ना पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए करे कि तब ये बोधा सिंह बोला कि मैं नहीं पहनूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए बहुत सारे कष्ट सह रहे हो। तो कर तब लाना सिंह ने बोला कि नहीं, अरे हाँ याद आया। लाना सिंह बोला कि अरे हाँ याद आया, मेरे लिए नई जर्सी आई हुई है, और मेरी जो नई जर्सी है वो मैं पहन लेता हूं, तुम इसको पहन लो। लेकिन वो जानता था आधा घंटा बीता, इतने में खाई देखिए, हाँ सॉरी 1 मिनट दे, हाँ याद है मेरे पास दूसरी गर्मी जर्सी आज सवेरे ही आई है, विलायत में बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे, ये कहकर लाना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? तो उसने जब ये बात बोला कि नहीं मेरे लिए जर्सी आई हुई है, नहीं आज ही नहीं आई हुई है, सुबह में गर्मी वाली जर्सी, तुम इसे पहन लो। तो कह रहे हैं बोधा सिंह की क्या तुम सच बोल रहे हो? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि और नहीं झूठ, योग कहकर नहीं करते, बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी को जीन को कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हो गया। मैं भी जर्सी कथा वाला कथा ही था, देखिए, और खुद एक शर्ट पे खड़ा हो गया, एक कुर्ता पहनकर खड़ा हो गया, उसको जबरदस्ती करके बोधा सिंह को अपना जर्सी पहना दिया, गर्मी वाली जर्सी, जिसे हम अपनी भाषा में स्वेटर कहते हैं, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? स्वेटर। उसको पहनाकर और खुद कुर्ता में पहरा देने लगा। वो मेम साहब जो नया कुर्ता वाली बात थी, नया गर्मी वाली जर्सी की बात थी, ऐसा कोई बात नहीं था, वो एक कथा था कि ताकि बोधा सिंह आराम से उस जर्सी को पहन सके, ऐसा लाना सिंह ने देखा था, लाना सिंह सोच रहा था, ऐसा कहानी सुनाया था। चलिए आधा घंटा बीता, अब देखिए सर कहानी यहाँ पे मुड़ ले रहा है, और यहाँ से देखिएगा क्या होता है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सुबेदार हजारा सिंह। आधा घंटा बीता, तब तक मुंह से वहां पे खाई में जहां को देख रहा था कि कोई दुश्मन अटैक न करे, वहां से आवाज आई कि सुबेदार हजारा सिंह। तो कौन लपटन साहब? तो इधर से ये बोला लाना सिंह, कौन लपटन साहब? हुकुम हुजूर, सॉरी ये सुबेदार हजारा सिंह बोले कि कौन लपटन साहब, हुकुम हुजूर कहना, कहकर सुबेदार तनकर फौजी सलाम करते सामने करके सामने आया, देखो इसी दम धावा बोलना हो। तो जब ये मतलब कोई बुलाया भाई से कि सुबेदार हजारा सिंह, तो सुबेदार बोले कि जी कौन? पलटन साहब। तो आकर फौजी के तरफ सामने होकर सलाम ठोके, तो इसलिए जो पलटन साहब आए थे वो बोले कि अभी इसी समय धावा बोलना है, मील भर दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। कह रहे हैं पलटन साहब कि मील भर की दूरी पर एक जर्मन खाई है, एक मील की दूरी पर एक जर्मन खाई है। पता चला है उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, पता चला है उसमें कई जर्मन है, 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। तो कोशिश करेगा कि लपटन साहब ने सुबेदार सिंह से जर्मनों के बारे में क्या बताया कि जब 1 मील की दूरी पर
जर्मन खाई है और वहां पर कितने जर्मन होंगे? लगभग 50 से ज्यादा नहीं है। खाई में कितने जर्मन, खाई में कितने जर्मन थे बाबू? 50 जर्मन थे। और ये मिल कितना दूरी पर बताए? पलटन लप्टन, ये सॉरी क्या नाम? लप्टन साहब, एक मिनट देते हैं। हाँ लप्टन साहब, लप्टन साहब क्या बताए कि 50 1 मील की दूरी पर है। क्या होता है कि 1 मील की दूरी पर है और उस खाई में कितने हैं? 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50 जर्मन लोग उस खाई में हैं। कहे कि इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर शुद्ध रास्ता है, 3-4 घुमावे जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके साथ उनसे जा मिलो, खंडक में छिपकर वहीं तब तक दूसरा हुक्म ना मिले, डरते रहो। यहाँ हम यहाँ रहेंगे। देखिए क्या वो पलटन साहब कह रहे हैं सूबेदार से कि सूबेदार जी आप खेत के रास्ते से जाइए और वहां पर धावा बोलिए, जहां पर मोड़ है वहां पर मैंने 15 सैनिकों को खड़ा कर दिया है और वहां पर 15 सैनिकों के साथ 15 सैनिक और आप अपने सैनिकों के साथ जाइए और उस खंडक पर कब्जा कर लीजिए। उस खाई पर क्या कर लीजिए? आप कब्जा कर लीजिए और जब तक दूसरा आदेश ना मिले तब तक आप वहीं पर रहिएगा। अब देखिए जो हुक्म, चुपचाप सब तैयार होकर बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझकर चुप हो गए। अब देखिए क्या होता है सर, ध्यान से करे कि सब लोग तैयार हो गए तो बोधा सिंह भी अपना कंबल हटाकर तैयार होने लगा कि मैं भी चलूंगा। तो लाना सिंह ने उसे मना किया। तब तक लाना सिंह चले तो सूबेदार सिंह ने भी इशारा बोधा की ओर किया। बोधा कौन था बाबू? अभी हमने बताया कि सूबेदार का लड़का था, सूबेदार हजारा सिंह का लड़का। तो लाना समझ गया कि यहीं पर सब सूबेदार साहब रुकने को बोल रहे और लाना वहीं पे रुक गया। किसके साथ? बोधा सिंह के साथ। आगे बढ़िए सर। पीछे 10 आदमी कौन रहे? करे लाना सिंह समझ लो पीछे 10 आदमी कौन रहे? इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना नहीं चाहता। करे कि कहा गया कि इस पलटन में जहां पर थे, जहां पर वो लोग थे वहां पर पलटन में बोला गया कि सिर्फ 10 आदमी को छोड़ के और सब लोग चलो लड़ाई में। तो वो 10 आदमी कोई भी रुकने के लिए नहीं तैयार था। सब लोग यही चाहता था कि हम लड़ाई में जाए तो हम लड़ाई में जाए। इस तरह से आगे बढ़े, कोई रहना नहीं चाहता। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। समझा बुझाकर 10 लोगों को सूबेदार ने रोका और वो 10 लोगों को रोककर सूबेदार सिंह और सैनिकों को लेकर क्या कर दिए बाबू? चल दिए लड़ाई करने। यहाँ पर प्रश्न करेगा सर कि पलटन में कितने व्यक्तियों को, कितने सैनिकों को रोका गया था? कितने सैनिकों को? 10 सैनिकों को। कितने सैनिकों को रोका गया बाबू? 10 सैनिकों को रोक के अब चल दिए हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह चल दिए युद्ध के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आंख मारते मारते चले, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा सिंह को देखिए थोड़ी सी, हाँ लपटन साहब लाना के सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लाना को हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब देखिए सर हुआ क्या कि अब जब सूबेदार सिंह चले गए तब जो लपटन साहब थे आए थे वो 10 वहां पर जहां पर सिगड़ी जली थी वहां पर उन्होंने वो गए और वहां पर सिगरेट जलाई और लगभग 10 मिनट के बाद वो सिगरेट धरा रहे हैं। किसको? लाना सिंह को सिगरेट धरा रहे हैं। लोग तुम भी पियो। आंख मारते मारते लाना सब समझ गया। मुंह पे भाग से पकड़ कर लाओ साहब, हाथ आगे करते उसने सिगरेट को गुजारे में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, सब तक माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल के एक दिन में कहां उड़ गए और उनके जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए? अब समझिए सर हुआ क्या कि जब ये आए तो ऐसा था कि जब लपटन साहब दिए तो थोड़ा सा लाना सिंह को डाउट हो गया, क्योंकि सिख धर्म के लोग वो लोग जो थे वो सिगरेट नहीं पीते थे और ये पलटन साहब जो थे लपटन साहब ये क्या बोले? ध्यान से देखिए, लपटन साहब इस लाना सिंह को सिगरेट दे रहे हैं कि लो तुम भी पियो। लाना सिंह को डाउट हो गया उस पर तो, लेकिन उसने छुपा कर कहा कि साहब दीजिए। और जैसे ही वो देने के लिए मुड़े तो उसका चेहरा लाना सिंह ने उसमें ये जो सिगड़ी
बिजली जल रही थी, उसके आंच से उनका चेहरा देखा और उनका बाल देखा। जो उनके लपटन साहब थे, अभी जो लाना सिंह लपटन साहब थे, उनके बड़े बड़े बाल थे, लेकिन इनके पास बाल नहीं था। तो लपटन ये सुन लाना सिंह को डाउट हो गया, कह रहे इनका बड़वा लपटन साहब का कहा गया, मतलब कि हमारा लपटन नहीं है, ये हम लोगों का कोई लपटन नहीं है, ये कोई दूसरा है। अब चलिए सर, इनको जैसे ही डाउट हुआ तो शायद अब कह रहे कि शायद शराब पिए हुए और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। लाना ने जांचना चाहा, लपटन साहब 5 वर्ष में उसके रेजिमेंट में थे। अब कह रहे, अब देखिए, अब जैसे ही डाउट हुआ लाना को, तो उसने जांचना चाहा लपटन साहब को, तो लपटन साहब इससे 5 बरस पहले रेजिमेंट थे, उस पे आए थे, रहते थे वहां पे। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लाना साहब जैसे ही जांचना चालू किया तो उसने पूछा कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो कह रहे हैं कि लपटन साहब कह रहे हैं कि लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? लपटन साहब कह रहे हैं कि लड़ाई जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। क्यों, यह देश तुमको पसंद नहीं है? तो नहीं साहब, शिकार के में मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। अब देखिए इसको कैसे फंसा रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि हाँ नहीं साहब, यहाँ पर मजा तो आ रहा है, लेकिन वो मजा शिकार खेलने में कहा, एक नकली लड़ाई में हम लोग जा रहे थे, हम सब जा रहे थे, हम दो आदमी जा रहे थे, पर सब नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार खेलने गए थे। उनको कैसे जांच रहे हैं लाना सिंह लपटन साहब को, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। करें कि पर साल की बात है, पर साल मतलब समझते हैं बीता हुआ साल की बात करें कि पर साल की एक बात है कि हम लोग जगाधरी जिले में शिकार खेलने गए थे। हाँ वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानमासा अब्दुल्ला, खानमासा कौन था? अब्दुल्ला नाम से क्या पता चल रहा है ये किस धर्म का होगा? ये किस धर्म का होगा? हिंदू धर्म का होगा। नाम से पता चल रहा है कि हिंदू धर्म का होगा। नहीं तो क्या कैसे फंसा रहे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। करें कि अब्दुल्ला एक मंदिर में जल चढ़ाने गया था। बताइए जल चढ़ाने जाएगा, मंदिर में जल चढ़ाने जाएगा ये? अब्दुल्ला मुस्लिम धर्म के हैं। आप लोग जानते हो कि बाबू हम किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हमारा एक ही का नाम है कि सभी धर्म एक जैसा है। अब देखिए सर, लेकिन आप लोगों के धर्म के अनुसार क्या लगता है अब्दुल्ला जाएगा जल चढ़ाने? लेकिन ये पलटन साहब को मतलब फंसा रहे हैं, कह रहे कि हाँ वही अब्दुल्ला जो मंदिर में क्या करने गया था, जल चढ़ाने। और देखिए कैसे फंसा रहे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेशक बाजी कहेगा, सामने नीलगाय निकली ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। करे कि और सामने से एक इतनी बड़ी नीलगाय निकली थी जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और एक पुट्ठे में निकली। करे कि वो आपकी एक गोली उसके एक कंधे में लगी और एक उसके पुट्ठे में लगी जब हम लोग शिकार खेलने गए थे। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। अरे लाना सिंह कि ऐसे ही अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय के सिर आ गया था ना, आपको कहा था कि रेजिमेंट के मैप में लगाएंगे, कह रहे थे। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आजा बाबू फंसा दिए लपटन साहब को लाना सिंह। अब कैसे फंसा रहे, तो कह रहे हैं कि क्यों साहब शिमले में तैयार होकर एक नीलगाय का सिर आ गया था ना। अरे कि क्यों लपटन साहब, सही बात है ना कि आप जो मारे थे नीलगाय को उसका सिर आ गया था और आप बोले थे कि अपने मैन को लगाएंगे। अब आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैन में लगाएंगे, वो मैन को दे देंगे सिर। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। अब ये हाँ जी, हाँ पर मैंने वो विलायत भेज दी। तो इस पर लपटन साहब ने कहा कि हाँ पर उस सिर को मैंने विलायत यानी दूसरे देश में भेज दिया। विलायत मतलब होता है दूसरा देश, दूसरे देश में भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिर 2-2 फुट के 2 तो होंगे। ध्यान से देखिए करे लाना सिंह कि ऐसे 2-2 फुट के उसके सिंह थे और 2 तो होंगे ही। उसके कितने सिंह होंगे? 2 तो होंगे ही है। तो कह रहे हैं कि हाँ लाना सिंह
सिंह थे। अबे फंसा दिए, लहना सिंह फंसा दिए लपटन साहब को। नीलगाय के सिंह होता है, नीलगाय के सिंह होता है, ये फंसा दिए। कह रहे कि हाँ हाँ दो थे। देखिए क्या कहे कि हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। सिंह कितने का था, कितना था? 2 फुट 4 इंच का था। पलटन साहब बोल रहे हैं, लपटन साहब बोल रहे हैं अब तो इसको पूरी तरह से लहना सिंह को डाउट हो गया। डाउट क्या हो गया? कंफर्म हो गया कि ये हमारे लपटन साहब नहीं है। अब देखिए ध्यान से कहकर लहना, अब देखिए पिता और साहब दिया सलाई लेके आता हूं। अरे अब देखिए तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो अब लपटन साहब पूछ रहे हैं कि तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो कह रहे हैं लहना सिंह बोला कि मैं पी रहा हूं साहब, मैं इस सिगरेट को पी रहा हूं, लेकिन दिया सलाई पर अंदर लेकर आता हूं। तो कह रहे लहना सिंह खंडक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं था, नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसे कोई संदेह नहीं था, क्योंकि लपटन साहब ने बता दिया कि नीलगाय के सिंह थे और कितने फुट के थे। बउआ पूछ सकता है कि लपटन साहब ने नीलगाय के सिंह की लंबाई कितनी बताई थी? कितनी बताई थी? अभी हमने बताया 2 फुट 4 इंच। कितना बताए थे? 2 फुट 4 इंच वो बताए थे लहना सिंह को। तो जैसे ही आए तो ये झटपट समझ गया लहना सिंह कि ये हमारे लपटन साहब नहीं है, और वो तैयार हो गया। वो तैयार कैसे हुआ? हाँ अब देखिए अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। अंधेरे में कहीं सो रहा था तो उससे टकराया और उससे पूछ रहा है कि कौन हो? वजीरा सिंह। कौन वजीरा सिंह? तो कह रहे कि हाँ कहो लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा आंख लगने की होती। तो वजीरा सिंह कह रहा है कि कहो लहना क्या हुआ? अरे अभी भाई सोए हुए थे, तू क्या कयामत आ गई कि तू हमें जगा दिया? अब देखिए सर, ये तीसरा पार्ट यहीं पर होता है आपका समाप्त। चौथे पार्ट में हिलते ही आपको बताया कि यहाँ पर जिक्र किया गया। तो लहना सिंह ने बोला कि अरे कयामत आ गई है। तो कह रहे कैसा कयामत? कैसा कयामत? तो कह रहे कि इस बार कयामत जो आई है वो लपटन साहब के रूप में आई है। किसके रूप में आई है? लपटन साहब के रूप में आई है। प्रश्न कर सकता है सर कि कयामत किसके रूप में आई थी? लपटन साहब के रूप में आई थी। कयामत किसके रूप में आई थी? लपटन साहब के रूप में आई थी। अब चलिए करें कि लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। कह रहे हैं वजीरा सिंह से कि लपटन साहब से की तो मारे गए हैं, वो या कैद हो चुके हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। अब क्या करें? देखिए कह रहे हैं कि तो हमारे लपटन साहब मारे गए हैं और ना तो कैद हो गए हैं। उस लपटन साहब के भेष में उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सोहरा मतलब देखिए वो अपने भाषा में गाली दे रहे हैं। सोहरा मतलब अपनी भाषा में गाली दिया, ससुरा हमरा पीने को सिगरेट दे रहा है। हमरा पीने को क्या दे रहा है? सिगरेट दे रहा है। इससे सब पता चलता है कि वो हमारा लपटन साहब नहीं है। अब देखिए हाँ तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार कीचड़ के चक्कर काटते फिरेंगे और वहां खाई पर धावा होगा, इधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो एक काम करो, पलटन के पैरों पर पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंडक की बात झूठ है, चल जाओ खंडक के पीछे से निकल जाओ, तब पता तक ना खड़के देर मत करो। अब लहना सिंह बोले कि देखो वजीरा सिंह अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम सब मारेंगे। एक काम करो कि जैसे हमारी पलटन गई है, हमारे सैनिक लोग गए हैं, पैर का निशान देखते देखते उसके पीछे पीछे जाओ और ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और इस खंडक जहाँ पे रहते थे, इस खंडक के पीछे से होकर निकलना, देखना कहीं पत्ता तक न हिले ताकि पलटे लपटन साहब को पता चल जाए कि तुम निकले हो। और देखना थोड़ा तेजी से जाना, नहीं तो बाहर मारे जाएंगे और हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। सूबेदार जी लोग बाहर मारे जाएंगे और हम लोग इधर अंदर मारे जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, तुम निकलो। तो वजीरा सिंह कह रहा है
देखिए हुक्म तो यही रहने की है, कह रहे हैं कि वजीरा सिंह बोला कि हुक्म तो यही रहने की है, तो कह रहे हैं कि ये लाना सिंह के ए सुनो, यहाँ पर सबसे बड़े अभी हम है, सुबेदार साहब नहीं है, तो हम हैं जमादार यहाँ के, और हमारा हुक्म है कि तुम जाओ और उन लोगों को लेकर आओ, जल्दी करो। तो आगे बढ़े, करें कि पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। वजीरा सिंह ने कहा कि पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, तो लाना सिंह ने कहा कि नहीं, हम 8 नहीं 10 लाख हैं। कितने हैं बाबू? 10 लाख है। कह रहा है कि एक सिख 1.25 लाख का, क्या बोला वजीरा सिंह, ये लाना सिंह क्या बोला कि एक इटालियन सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक सिख किसके को कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के। यहाँ पर प्रश्न कर सकता है सर कि अब मंडली यानी खंडक में कितने लोग बचे थे? 8 लोग, लेकिन लहना सिंह ने कितना बताया? 10 लाख। उसने क्या बोला कि एक सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है। अब देखिए सर कि लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटक साहब के जेब के एक मिनट, हाँ ठीक है, 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंडक के दीवार में घुसेड़ दिया और दोनों के तार एक से बांध दिया। तार के आगे कुछ की गुत्थी थी जिसे सीढ़ी के पास रखा, बाहर की तरफ एक दिया सराय जला कर गुत्थी पर रखी। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही लाना सिंह अंदर गया था, तो जब बाहर आके दीवार पर से दिख रहा है, तो ये लपटन साहब जो थे वो 3 को गोला अपन उस खंडक के दीवार पर लगा दिए और तीनों का कर दिए। जैसे पगा होता है ना, पगा मतलब समझते हैं, डोरिया का किए कि तीनों का डोरिया एक मुंडिया मतलब एक जगह एक साथ बांध कर वहां पर जहां पर वो जलाया था सिगड़ी, उसके पास दिया सलाई के पास रख दिया कि ताकि उसमें आग पकड़े और उसके साथ बम बारी हो जाए और वो खंडक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तब तक ये सब कौन देख रहा था? ये सब कहानी, ये सब बातें कौन देख रहा था बाबू? लहना सिंह। कौन देख रहा था? ये सब लहना सिंह देख रहा था। अब हुआ क्या? थोड़ा ध्यान से सुनिए बाबू। लहना सिंह देख रहा था तो बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक करके उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुर्सी पर मारा और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना ने एक मिनट साहब की गर्दन पर मारा, साहब की आंख माय गॉड करते हुए चीत हो गया। अब देखिए जब ये सब लहना सिंह ने देखा, अब ये दिया सलाई जलाने ही वाले थे लपटन साहब, तब तक जाके कंधा पर एक बंदूक उल्टा करके मारना ही, एक बंदूक मार के फिर गर्दन पे मारा तो ओ माय गॉड करके लपटन साहब लुढ़ा के गए। लुढ़ा के मतलब समझ, मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब देखिए लाना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंडक के बाहर फेंका और साहब को घसीटकर सीढ़ी के पास लिटाया। जेब की तलाशी 3-4 लिफाफे एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब में के हवाले कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि जब ऐसा हो गया, लाना सिंह ने उनको मूर्छित कर दिया, वो तीनों गोले निकाले और उस खंडक से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद जो लपटन साहब थे उनके जेब से 3-4 मतलब जो भी था, क्या पत्र था, लिफाफा डायरी था, वो सबको अपने जेब के हवाले कर दिया, अपने जेब से। तब तक लपटन साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? तब तक लपटन साहब की मूर्छा हटती है तो लपटन साहब से ये कहता है लहना सिंह कि क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। अब देखिए कह रहे लहना सिंह कि मैंने बहुत सारी बातें आपसे सीखी कि सिख लोग भी सिगरेट पिया करते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि ये कहना चाहता था कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। अब देखिए यह सीखा कि जगधारी के जिले में नीलगाय होती है और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग भी होते हैं। कहे ये लाना सिंह कि हमने ये भी सीखा कि जगधारी के जिले में नीलगाय होती है और नीलगाय के 2 फुट 4 इंच के सींग भी हुआ करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कहें यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। कहे कि यह भी मैंने सीखा कि मुस्लिम लोग मूर्ति पर जाके जल
क्या बात है, आपने हमें बहुत सोच सिखा दिया। लाना साहब कह रहे हैं किससे? लपटन साहब से। तब तक हुआ क्या? ध्यान से पढ़िए तो कहो ऐसे साफ उर्दू कहां से सीख अगर आए? हमारे लपटन साहब तो बिना टाइम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। कह रहे हैं कि पहले ये बताओ कि तुम इतना उर्दू सीख कर कहां से आए हो? हमारे लपटन साहब तो 5 लफ्ज भी बिना मतलब पढ़े नहीं बोल पाते हैं उर्दू, अब तू इतना उर्दू बोल रहा है। हमारा लपटन साहब है तू, मतलब उससे पूछ रहा है। अब देखिए लाना ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली थी, जेब में मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। अब देखिए हुआ क्या कि लहना ने पतलून यानी कि नीचे जो पहने थे ये भेष में जो आया था वो जो पहना था उस के नीचे वाले पतलून के जेब में उस लाना सिंह ने नहीं देखा था। ऐसा लगा कि पलटन ये लपटन साहब जो बन कर आया था वो जाड़े से बचने के लिए अपने हाथ पॉकेट में हाथ डाल रहा है। तब तक हुआ क्या कि वो अपने पॉकेट से बंदूक के निकाला और लहना सिंह के जांघों में गोली मार दी। लहना सिंह को गोली कहां लगा? जांघों में। प्रश्न कर सकता है सर कि लहना सिंह को गोली कहां लगी थी, किसने मारा? लपटन के रूप में भेष में जो आया था व्यक्ति वो क्या कर दिया बाबू कि लहना सिंह के जांघों में गोली मार दी। अब देखिए लहना सिंह कहता है चलाक तो बड़े हो पर मांझे के लहना तो इतने वर्ष से पलटन के साथ रहा, उसने चकना देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। मौलाना ये उस पलटन से बता रहा है, लपटन से बता रहे हैं लहना सिंह कि 4 महीने पहले की बात है कि 3 महीने पहले की बात है कि एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आए थे और उन लड़कों औरतों से देखिए क्या करें कि औरतों के बच्चे होने की ताबीज बांटता था। औरतों से कहता था कि ये ताबीज पहन लो तुम्हारा बच्चा जन्म ले लेगा। बच्चों को दवाई देता था, ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता। चौधरी के बड़े के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। वो कहता था मौलवी जो आया था वो कहता था कि जर्मनी वाले तो विद्वान हैं, वो वेद पढ़कर विमान यानी जहाज चलाना सीख गए हैं, उनको किसी प्रकार का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो लोग वेद पढ़कर ही विमान चलाना सीख गए। मंडी के बनिया को बहकाता था कि डाकखाने के रुपया निकालो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू कोलूराम भी डर गया था। मैंने बुला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था मेरे गांव में अब पैर रखा तो। अब देखिए वो पलटन से बात कर रहा है और कह रहा है कि एक हमारे गांव में मौलवी साहब आए थे, वो क्या बोलते थे कि औरतों को ताबीज दिया करते थे कि तुम्हारा बच्चा जब हो जाएगा, बच्चों को दवाई दिया करते थे और डाक वाले से बोला करते थे कि अब सरकार का राज्य जाने वाला है, अपना जितना भी पैसा है निकाल लो। इससे लोग डर भी गए थे। लेकिन मैं मांझे का रहने वाला, थोड़ा रिवर्स हो ले, थोड़ी सी रिवर्स बातें करें, थोड़ी सी आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद चलिए। तो मैं मांझे का रहने वाला हूँ। मैं उस मौलवी का पूरा दाढ़ी मुड़ दी मैंने और कहा कि आज के बाद मेरे गांव में आया तो तू देख लेना, तुमको बता देंगे। अब देखिए सर थोड़ी सी हम रिवर्स गियर करेंगे लेने यहाँ पर उसने बोला कि मैं कहाँ का हूँ, मांझे का रहने वाला हूँ। थोड़ा सा पार्ट 1 में चले सर, पार्ट 1 की बात करते हैं। वो लड़का कहाँ का था? जो लड़का लड़के से पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, वो लड़का कहाँ का था? ये मांझे का था। आई को दूसरा कोई नहीं था, कोई उहे लड़का था जो लड़किया से पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या। ये वही 8 साल का बच्चा लहना सिंह के रूप में आ गया है, एक सैनिक के रूप में आ गया है। सर अब आगे बढ़ते तब तक हुआ क्या कि साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह के जांघ में गोली लग गई। हमने बताया कि लहना सिंह के गोली के साहब ने किस पर मारा? जांघ पर गोली मार दी। तब तक इधर से लहना सिंह ने हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों से साहब के कपाल की क्रियाक्रम कर दिया। तब तक हुआ क्या? लहना सिंह ने इधर से भी 2 फायर कर दिया और साहब के कपाल के काम खत्म। साहब जी के काम खत्म हो गया और लपटन साहब का काम खत्म। अब तब तक हुआ क्या कि ये आवाज सुनकर सब लोग बाहर आए, धड़ाका सुनकर सब लोग दौड़ आए। बोधा चिल्लाया क्या है? बोधा चिल्लाया तब तक
कि क्या है, बोधा भाई अंदर था, मैंने बताया बोधा थोड़ा सा तबीयत उसकी सही नहीं थी, तो बोधा नहीं गया था, साथ में 8 लोग अभी भी बचे हुए थे वजीरा सिंह जाने के बाद। तो लोग दौड़ते हुए आए, तो बोधा ने पूछा क्या हुआ, तो इन लोगों ने लाना सिंह से यह कहकर सुना दिया कि एक हड़का एगुआ कुत्ता आया था, मार दिया। कह रहे हैं लाना सिंह कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मैंने उसे क्या कर दिया बाबू, मार दिया। और यह कहकर सुला दिए, उसको सुला दिए। लेकिन लाना सिंह को, ये बोधा सिंह को छोड़ के ये सभी लोग जान गए कि अब हमारे लेफ्टिनेंट साहब के रूप में कोई दूसरा एक जर्मन आया था। ठीक है, तो लाना ने साफा फाड़कर घाव की, दोनों तरफ पट्टियां बांधकर घाव नाश में था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। अब जो व्यायाम में घाव लगी थी, गोली लगी थी, उसको क्या किया कि एक पट्टी मतलब पट्टी फाड़कर अपने जान को क्या कर दिया बाबू, बांध दिया, और बांध कर इससे जिससे उसका खून क्या हो गया, बंद हो गया। अब देखिए सर, अचानक आवाज आई, सॉरी, इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। इतना तब तक हुआ क्या कि 70 जर्मन, कितने जर्मन खाई में आ गए बाबू, 70 जर्मन। कितना खाई में आया जर्मन, कितने अटैक कर गए, 70 जर्मनों ने इन लोगों पर, लहना सिंह लोगों पर अटैक कर दिया। हुआ क्या कि वह देखिए सिखों की बंदूक के बाढ़ से पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, यहाँ थे 8। लहना सिंह के ताक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े से मिनटों में वे, अब देखिए हुआ क्या, ये 70 लोग जो थे जर्मनी लोग, प्रश्न पूछेगा सर कि लहना सिंह या लाना सिंह के ये जो खंडक है या खाई है उसमें कितने जर्मन घुस गए, 70 जर्मन। कितने जर्मन घुस गए, 70 जर्मन। वो लोग 70 थे और ये लोग कितने थे बाबू, भले पहले था हम लोग हैं एक सिख 1.25 लाख, लेकिन वास्तविकता तो यह ना बाबू था कि लोग को था 8 था, और ये लोग को था 70 वो अपने लिए लोग बंदूक में एक दूसरे के साथ चलने लगी, आगे पीछे मतलब ये लाना सिंह की तरफ से गोलियां चलने लगी और उधर से जर्मन की तरफ से गोलियां चलने लगी। जर्मन लोगों ने चला दिया और चलाते गए और एक दूसरे के लाश पर होते हुए जर्मन लोग आगे बढ़ने लगे। अब देखिए तब तक अचानक आवाज आई, वाहे गुरुजी की फतह, वाहे गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मन के पीठ पर पड़ने लगे। एक मौके पर जर्मन 2 चौकी के फाटकों के बीच में आ गए। पीछे से सुजान हजारों सैन्य जवान आग बरसाते थे और सामने लाना सिंह के साथियों के संगीन चला रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। अब देखिए हुआ क्या कि ये 70 जर्मन जैसे ही लाना सिंह पर अटैक किया, लाना सिंह के साथियों पर अटैक किया, तब तक पीछे से हजारा सिंह अपने साथियों के साथ, अपने जवानों के साथ चल आया। और ये देखिए थोड़ा बाबू हेने से सूबेदार, हेने से लाना सिंह, बिचवा में कुल पड़ गया जर्मन। हेने से सूबेदार के कुल आ गए, हेने से क्या आ गया बाबूरा, क्या लाना सिंह, और बिचवा में चक्की की तरह ये लोग पिसा गया और 70 मारा गया। लेकिन इसके साथ साथ 15 लोग इनके पलटन से भी मारे गए। तो प्रश्न करिएगा सर कि इनके पलटन से युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, 15 लोग। कितने लोग मारे गए थे, 15 लोग। देखिए सॉरी 63 जर्मन मारे गए। इसमें से कितने जर्मन, 63 जर्मन। प्रश्न फिर से देखिएगा, 63 जर्मन या तो खेत रह गए या करा रहे थे। 63 जर्मन जो थे वो की तो मारे गए, आना तो कुछ इसमें करा रहे थे। 70 लोगों में से 63 जर्मन क्या करेंगे बाबू, सामने आ गए। और 63 जर्मन लगभग आधा से मतलब ये लोग मारे गए थे, आना तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, करा रहे थे। 1 मिनट बाबू हम सब मिटा लेते हैं, एक बार फिर से आएंगे। तो देखेंगे बाबू कि कितने जर्मन थे, 70 जर्मन, जिसमें से कितने जर्मन मारे गए, या मतलब एक खेत हो गए, खेत होना मतलब मारा जाए। कितने जर्मन बाबू, 63 लोग। कितने जर्मन लोग मारे गए, 63 लोग। और लेकिन इसके साथ हुआ क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। खेत कराकर सिखों में भी 15 के प्राण गए। मैंने
15 सिख। और कितने जर्मन मारे गए थे? 63 जर्मन। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव सर से तो कितने जर्मन मारे गए थे? 63। और कितने सिख मारे गए थे उस युद्ध में? 15। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पर निकली थी। लहना सिंह की पसली में गोली लगी। उसने घाव को खंडक की गीली मिट्टी से पूरा पुर लिया और बाकी को साफा कसकर करम बम की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न लगी कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव लगा। अब देखिए कि सूबेदार के कंधे में एक गोली आर पार कर गई थी। सूबेदार को भी गोली लगी थी कंधे में, जो कि आर पार कर गई थी। और एक गोली इसके लहना सिंह के पसली में लगा था। लेकिन लहना सिंह के पसली में जो गोली लगा था उस पर उसने अपना गोली पर अपने घाव पर कीचड़ को मतलब लपेट लिया। वहां पे कीचड़ पूरी तरह से भर दिया और इसके साथ कीचड़ इसके भर दिया और इसके साथ लहना सिंह ने क्या कर दिया बाबू कि उस पूरे को बांध ली बढ़िया से। इतने बढ़िया से घाव को बांध दिया कि किसी दूसरे को पता न चला। और लेकिन किसी दूसरे को ये तक पता नहीं चला कि ये दूसरा घाव जो है लहना सिंह का बहुत बड़ा घाव है। अब देखिए सर आगे बढ़ रहे हैं। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसी चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों ने दिखाई हुई छई नामक सार्थक को। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा के दंत बिछड़ों पर कहलाती है। चलिए तो जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय चांद निकल गया था। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस के भूमि में मेरे बूटों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुना और कागजात पाकर उनकी तुरंत बुद्धि के सराह रहे थे। उसकी तुरंत बुद्धि के सराह रहे थे और कह रहे थे कि क्यों ना होता तो आज हम सब मारे जाते। अब जब लहना सिंह ने बताया, ये वजीरा सिंह ने जब बताया कि लहना सिंह ने क्या क्या किया था, कैसे मेरे को भेजा, तो सूबेदार सिंह लहना सिंह की बुद्धि को सराह रहे थे कि आज अगर लहना सिंह ने ऐसा ना किया होता तो शायद आज हम सभी लोग क्या कर जाते, मारे जाते। अब देखिए इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी की ओर से 3 मील दाहिनी की ओर से खाने वाले को सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया तो वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ी आ गई, जो कि 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच गए। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई थी। सूबेदार ने लहना सिंह के बाद जान की पट्टी बंधवानी चाहिए पर उसने यह कहकर डाल दिया कि थोड़ा घाव। अब देखिए सर कि जब ये लड़ाई चल रही थी तो 3 मील दूर और इनके पलटन थे, सिखों के पलटन थे। तो उन्होंने सुना तो टेलीफोन कर दिया और 1.5 घंटे में गाड़ी आ गई और अस्पताल नजदीक में था तो लोगों को इलाज कराया गया। और उसमें 2 गाड़ियां आई जिसमें एक में लाश रखी गई थी और दूसरे में घायल लोग। अब सूबेदार जी ने चाहा कि मैं इसको भी बोल देता हूं, इसको लहना सिंह को बोल देता हूं कि ये भी लहना सिंह के जान के पट्टियों को बंधवाना तो चाहे, लेकिन लहना सिंह ये छोड़ दिया, यह कहकर पट्टी नहीं बंधवाया कि उसने यह कहकर डाल दिया कि थोड़ा घाव है सवेरे देखा जाएगा। लहना सिंह ने क्या कहा कि थोड़ा सा घाव है सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर से बर्रा रहा था, मतलब लेकिन अब देखिए इधर हुआ क्या कि बोधा सिंह को बुखार बहुत तेज हो गया था। वो एकदम जैसे होता है ना बहुत ज्यादा तेज उसको बुखार हो गया था, एकदम कराह रहा था। अब देखिए वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। देख लहना सिंह तुम्हें बाधा की कसम है सूबेदार नहीं को सौगंध है इस गाड़ी में न चढ़े। अब लहना सिंह को छोड़ के ये सूबेदार जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लहना सिंह ने बोला कि आपको जाना होगा। आपको क्या करना होगा बाबू, आपको क्या करना होगा कि जाना होगा। आपको क्या करना होगा, जाना होगा। बोधा की सौगंध, बोधा की कसम और सूबेदार की सौगंध, आपको यहाँ से जाना होगा। मेरे को छोड़ के आप चले जाइए और तुम मेरे लिए यहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज दे, वहां पहुंचकर गाड़ी भेज दे। कहे कि ऐसा बात नहीं है। लहना सिंह बोल रहा है कैसी बात नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा, आप लोग पहले पहुंच जाइए और वहां से मेरे लिए गाड़ी भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अब देखिए सर आगे बढ़े। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हो जाएगा मेरे पास में ही है। लहना सिंह किसे बाबू बोल रहे हैं,
सुबेदार जी से कह रहे हैं कि देखते नहीं हो ये जर्मन लोग भी तो मारे गए हैं, इन लोगों के लिए भी गाड़ियां तो आती होगी, और मैं देखते नहीं है कि मैं खड़ा हूं और मेरे साथ वजीरा है ना, आप टेंशन ना लीजिए, आप लोग जाइए। तो देखिए हुआ क्या, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैं जो कह रहा हूं वो लिख देना और कहीं लिख देना और कभी देना। गाड़ी के देखिए गाड़ियां चल थोड़ी सी आगे बढ़ गए थे, आते हैं। गाड़ियां चल पड़ी थी, सुबेदार के चढ़ते चढ़ते लाना के हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे और गोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सुबेदारनी को तो कह देना, उसने माने। अब देखिए थोड़ी सी 1 मिनट का हो। हाँ, बोधा गाड़ी पर चढ़ गया, गाड़ी पर लेटाया गया और गाड़ी जब चली तो लाना सिंह कह रहे कि सुबेदार जी आप सुबेदारनी जी को एक पत्र लिख देना, सुबेदारनी जी को एक पत्र लिख देना कि उन्होंने जो कहा था मैंने कर दिया। यहीं से पाठ का शीर्षक लिया गया है सर, ध्यान से कहता है कि पाठ का शीर्षक उसने कहा था ही क्यों रखा गया है। तो अभी आपने सुना कि लहरा सिंह ने सुबेदार को क्या बोला कि उनसे कह देना, लिख देना पत्र में कि मैंने जो कहा था या उन्होंने जो कहा था मैंने वो कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, किससे कहा था? सुबेदार जी को पत्र लिखने को बोल रहे हैं लाना सिंह। आगे बढ़ते हैं, गाड़ियां चल पड़ी, सुबेदारनी चढ़ते चढ़ते लाना का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे और बोधा के साथ ही चलोगे। अरे पत्र क्या लिखना है, हम सब साथ में चलेंगे, घर पर साथ ही घर चलेंगे। अपनी सुबेदारनी को तो ही कह देना, उसने क्या कहा था। तो सुबेदार जी कह रहे हैं कि तुम खुद से सुबेदारनी जी से कह देना। और क्या सुबेदारनी जी ने कहा था? तो कह रहे हैं कि अब गाड़ी पर चढ़ जाओ, जो मैंने जो कहा था वो लिख देना और कभी भी लिख देना। और उन्होंने कहा था कि क्या बोले लाना सिंह कि आप गाड़ी पर चढ़ जाओ और चढ़ के क्या करो, क्या कीजिए आप कि गाड़ी पर चढ़ जाइए और जो मैंने कहा था वो लिख दीजिएगा, कभी भी लिख दीजिएगा, लेकिन लिख जरूर दीजिएगा। गाड़ी में जाते ही लहरा लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरे कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। कह रहे हैं कि जैसे ही गाड़ी गई तो लहरा सिंह वहीं जमीन पर गिर गया और वजीरा से कह रहा है कि वजीरा अब मेरे को पानी पिला दे और कमर में मेरे जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोल दे, बड़ी दर्द हो रहा है। अब चलते हैं सर पार्ट नंबर 5। आपने ये तो देखा कि इसने बोल दिया सुबेदार जी से कि सुबेदार जी आप लिख दीजिएगा, लेकिन आखिर क्या लिखना है, सुबेदारनी ने क्या कहा था। अब थोड़ा इसका जिक्र करते हैं सर, पार्ट नंबर 5 और लास्ट पार्ट। मैंने बताया था कहानी 5 पार्टों में विभक्त है और लास्ट पार्ट चल रहा है सर। लास्ट पार्ट समझिए, मृत्यु के कुछ समय पहले शरीर की बहुत साफ हो जाती है। हाँ, सही कहा गया है सर कि मृत्यु के पहले ही कुछ बातें, पुरानी बातें याद आने लगती है। तो इसको याद क्या है, घटनाक्रम 1 चक्रकार है। अरे कि लहरा सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ हुआ, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसी एक 8 वर्ष की लड़की से मिल गया है। अरे लहरा सिंह उस समय 12 वर्ष की उम्र का था जब वो 8 वर्ष की एक लड़की से मिला हुआ। ध्यान से समझिए, लहरा सिंह उस समय कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था जब वो 8 वर्ष की एक लड़की से मिला हुआ था दुकान पर, सब्जी वाले की दुकान पर। अब जब वो कहाँ आया था बाबू? अपने मामा के घर आया था। वो शुरू वाली बात कब मामा के घर पर जब आया हुआ था, वो एक लड़की से मिला हुआ था। अब देखिए एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो हाँ कल सगाई है। देखिए उस लड़की से वो बार-बार पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। वही लड़का ये था जो पूछ रहा था शुरू में कि तेरी कुड़माई हो गई है। उसको अब लहरा सिंह को सब बातें याद आ रही है और एक दिन वो बहुत उदास हो गया था। कब? जब उस लड़की ने ये बोल दिया था कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। तो अब धीरे धीरे दिन बीत गया। अब देखिए तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे
और तब फिर से बोले, कहानी बढ़ा तो फिर से बोले वजीरा सिंह से, वजीरा सिंह अब पानी मेरे को पिला दो। अब देखिए सर हुआ क्या कि 25 वर्ष बीत गए, अब लहरा सिंह नंबर 77 राइफल्स का जमादार है। बहुत मस्त प्रश्न है यहाँ पे सर, पहले इसको निकालें। चलिए सर, प्रश्न क्या करेगा कि 25 वर्ष बीत गए, अब लहरा सिंह नंबर 77 राइफल्स के जमादार हो गया था। प्रश्न करेगा सर कि लहरा सिंह किस राइफल्स का जमादार था, तो नंबर 77 राइफल्स का वो जमादार हो गया था। जब वो जमादार नंबर 77 का राइफल्स का हो गया था, तब वो सूबेदार के घर पर एक बार गया था। एक बार सूबेदार के घर पर गया था, और सूबेदार के घर पर गया तो सूबेदार जी जब जा रहे थे तो सूबेदार जी, सॉरी एक मिनट, 1 मिनट, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अब फिर से चलते हैं। जब ये लोगों को क्या हुआ, आदेश आया कि अब चलिए, तो सूबेदार जी ने यह चिट्ठी लिखा कि मेरे घर होकर ही जाना। तो ये उनके घर पे गया, तो सूबेदार सिंह जब जा रहे थे, सूबेदार सिंह जब निकले तो इससे कह रहे हैं लहरा सिंह से कि लहरा सिंह तुमको सूबेदारनी जानती है, तुमसे बात मिलना चाहती है। तो लहरा सिंह गए और कह रहे हैं कि आप मेरे को कैसे जानती हैं। अब देखिए लहरा सिंह चुप। अब देखिए लहरा सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है। लहरा सिंह पूछ रहे सूबेदारनी से कि आप मुझे जानती हैं कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, रहे कि जो जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर तो सूबेदार की कोई फैमिली नहीं रही, परिवार नहीं रहा, तो आप मुझे कैसे जानती हैं? तो कह रहे हैं लहरा सिंह। अब देखिए दरवाजे पर जाके माथा टेकना कहा, आशीष सुनी लहरा सिंह चुप। मुझे पहचाना? लहरा सिंह से वो लड़की सूबेदारनी पूछ रही है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो कह रहे कि नहीं मैं नहीं पहचानता। तेरी कुड़माई हो गई है, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी के बूट वाला सालू अमृतसर में भावों के टकरा कर से मूसा को करवट बदली, पसली के घाव बह निकला, वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा, अब उसे याद आ रही थी, किसको बाबू? लहरा सिंह को, कि जब वो सूबेदार के घर गया था तो उससे बोले, जब वो सूबेदारनी से मिला तो सूबेदारनी ने पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो लहरा सिंह ने कहा कि नहीं मैं तो आपको नहीं जानता हूं। तो वो बोली कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो धत कहकर लड़कियां निकल जा। धत इतना बात याद आते ही और ज्यादा इसका घाव बढ़ गया, और तब याद आया कि अरे यार ये तो वही सूबेदारनी, वही लड़की है जिसको मैं बचपन में क्या बोला करता था, क्या पूछा करता था, कमेंट करेंगे, क्या पूछा करता था वो लड़का? तेरी कुड़माई हो गई है, ये पूछा करता था ना। तो ये बातें सब लहरा सिंह को याद आ रहा है। अब सोपन चल रहा था, सूबेदारनी कह रही थी मैंने तेरे को आते पहचान लिया। अरे सूबेदारनी कह रही है कि तुम जब आए थे तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम वही लड़के हो। एक काम कहूं, मेरे तो हाथ फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायपुर में जमीन दी है और नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार हम तितियों को घरिया पलटन क्यों न बना दी, जो सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, कहे कि सूबेदारनी बोल रही है लहरा सिंह से कि अरे ऐसा होता कि हम लोग भी सूबेदार जी के साथ चले जाते। एक मेरा बेटा है बोधा सिंह, वो भी लड़ाई के साथ जा रहा है। बोधा सिंह के बाद 4 लड़के हुए, लेकिन चारों में से कोई जिंदा नहीं है। अब एक बोधा सिंह है, तो तुम जा रहे हो तो मुझे आशा है कि अब मेरे सूबेदार जी और मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। देखिए सर उसने क्या कहा था, इसका प्रश्न का उत्तर यहीं पर है। किसने कहा था सर? सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा? लहरा सिंह से। क्या कह रही है कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम क्या है बाबू? लड़का का नाम क्या है? बोधा सिंह। लड़का का नाम क्या है? बोधा सिंह। और मेरे पति जिसका नाम कैसे बताइए आप?
सूबेदार हजारा सिंह उनके पति हैं। तो सूबेदार हजारा सिंह ये दोनों तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तो मेरे को आशा है कि इन लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं अपना आंचल फैलाती हूँ। करें ध्यान से सुनिएगा, करें एक बेटा है फौज में भर्ती है, उसे एक ही वर्ष हुआ है और उसके पीछे 4 हुए और पर एक भी नहीं जिया। उसके पीछे 4 लोग हुए थे पर एक भी लोग जिया नहीं। सूबेदारी भी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम याद है कि एक दिन टांगे वाले के घोड़ा दही वाले का दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। अपने घोड़े के आप घोड़े के लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं। अब देखिए इस लड़की ने वो सूबेदारनी ने क्या कह दिया। सूबेदारनी कह रही है कि तुम्हें याद है एक बार टांगे वाले का घोड़ा जब बिगड़ गया था तो तुम उस घोड़े के पैरों के नीचे आ गए और तुमने मुझे तख्ते पर बैठा दिया था। आज फिर से मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ कि मेरे इन दोनों पति और बेटे को रक्षा तुम करना, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो उसने क्या कहा था कि तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। इसलिए पूरी कहानी आप पढ़े जिसमें लहना सिंह सुबोधा सिंह का कितना ख्याल रखा करता था। आपने देखा कि बोधा सिंह का लहना सिंह कितना ख्याल रखा करता था। एक ही कारण है सर कि वो किसका लड़का था, सूबेदारनी का, और वो वही सूबेदारनी थी जिससे ये बार बार एक ही प्रश्न पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इतना बातें रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लाना टांग से पूछता हुआ बाहर निकला, वजीरा से पानी पिलाया। उसने कहा अब धीरे धीरे उसकी स्मृति साफ होने लगी। अब लाना सिंह ने सर अपने गोद में रखकर वजीरा बैठा था, जब मांगता था तब पानी पिला देता था। आधा घंटा तक लाना चुप रहा, फिर बोला कौन, किरत सिंह। अब देखिए थोड़ा आधा घंटा तक वजीरा सिंह के गोद में उसका सर रखकर आधा घंटा तक ऐसे जब जब कहा तब तक वजीरा सिंह पानी पिलाता रहा। तो एक आधे घंटे के बाद वो जगा और लाना सिंह जगा और बोल रहे कि कौन, किरत सिंह। आप लोग सर कमेंट करके बताएंगे ये किरत सिंह कौन था। मैंने बता दिया सर, मैंने बताया ये किरत सिंह कौन था। लहना सिंह का भाई, जिसके गोदों में वो मरना चाहता था अपने प्राण। जब उसमें लड़ने की बात आई, लड़ने की बात आई थी तो उसने बोला था कि मैं अपने भाई किसे, किरत सिंह के गोदों में मरूंगा, बोला था। तो ये किरत सिंह कौन, किसके बारे में बोल रहा है, अपने भाई के बारे में। तो वजीरा सब कुछ समझकर कहा हाँ। अब वजीरा भी समझ गया था कब इसका अंतिम समय आ गया है और वो कह रहे कि हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले। तो कह रहे कि भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा सिंह ने वैसा किया। हाँ अब ठीक है पानी पिला ले, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतने ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। अब कह रहा है सूबेदार लहना सिंह अपने भाई किरत सिंह समझकर कि देखो भैया मेरे सिर को थोड़ा सा ऊपर करो और मेरे को पानी पिला दो, और तुम अब चाचा भतीजा एक साथ हमेशा बैठकर खेलना, और ये आम का पेड़ उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा तेरा भतीजा होगा, क्योंकि तेरा भतीजा जब जन्म लिया था उसी समय ने इस पेड़ को भी लगाया था। अब हुआ क्या सर कि वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। अब वजीरा सिंह बेचारा रो रहा था। वो जान गया था कि अब लहना सिंह की अंतिम समय आ गई है। और आगे देखिए हुआ क्या सर कि कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 का सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और इस तरह से लहना सिंह की मृत्यु हो गई। लहना सिंह मर गया। तो मुझे आशा है ये कहानी समाप्त हो गई। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। एक बार अगर नहीं समझ में आओगे तो पुनः वापस रिवर्स करके यानी पीछे जाकर देख लीजिएगा। थोड़ी सी कहानियां बड़ी थी, अब अच्छे से समझ में आओगा। और आगे आप लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका प्रश्न उत्तर हम खुद भी कराएंगे, लेकिन आज इतना पे ही
मिलते हैं कल के वीडियो में।